नमस्कार दोस्तों, विश्व विमर्श यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पुनः आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर के आए हैं, जहाँ पर हम भारत में जो जल संकट चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि ये हमारा पहला ऐसा वीडियो है, जो हमने एक दर्शक की रिक्वेस्ट के आधार पर बनाने का निर्णय लिया है। तो बृजमोहन दास जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये उन्हीं का आइडिया था कि हम भारत के अंदर जो जल संकट चल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करें इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की चर्चा के लिए क्या-क्या सामग्री है। हम विकिपीडिया से ये एक आर्टिकल थोड़ा इसका रेफ़रेंस लेंगे जो वाटर स्केर्सिटी इन इंडिया के टॉपिक पर है, मतलब भारत के अंदर जो जल की कमी है। उसके बाद हम बैंगलोर में जो अभी स्थिति चल रही है, बैंगलोर के संकट की बात करेंगे, जहाँ पर बिल्कुल इस समय ये चल रहा है। मतलब एक बिल्कुल वर्तमान में संकट इस समय बहुत बुरा संकट वहाँ चल रहा है। उसके बाद हम अंततः ये वर्ल्ड बैंक का एक आर्टिकल देखेंगे जिसमें कि इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़, कुछ ऐसी रणनीतियों का उल्लेख दिया है जो अभी कुछ लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं और भविष्य में भी यदि हम इस प्रकार से काम करेंगे तो हो सकता है कि हालात उतने बुरे ना हो जितने कि हम इस समय कल्पना कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये विकिपीडिया से थोड़ा रेफ़रेंस लेते हैं कि भारत में जो जल की कमी है वो क्या है? तो ये विकिपीडिया के अनुसार एक संकट है जो चल रहा है इस समय और इसकी वजह से भारत में लाखों लोग पीड़ित हैं, करोड़ों लोग पीड़ित हैं बल्कि। तो दुनिया का लगभग 1/6 जो आबादी का हिस्सा है वो भारत में निवास करता है। इतने बड़े मतलब इतने बड़े जनसंख्या को भारत जो है, अमेरिका से लगभग 1/3 से भी कम अपना क्षेत्रफल के अंदर भारत इन लोगों को जीवन अ, जीने का एक मौका देता है एक तरह से यूँ कहिए भारत की भूमि। तो ये एक थोड़े से मतलब भूभाग के अंदर बहुत अधिक लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने ये है। चुनौती, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। फिर उसके बाद यदि हम पानी की बात करें, क्योंकि आज हम पेयजल और दूसरे मतलब जो भी पानी की आवश्यकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत के पास दुनिया का सिर्फ 4% जबकि आबादी का 16-17% भारत के अंदर है दुनिया का। परंतु जो मीठा पानी है या फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, वो पूरे दुनिया के जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें से भारत के पास सिर्फ 4% हिस्सा है। तो ये बहुत ही बड़ा मिसमैच है। तो इसके अलावा अब देखिए भारत में बहुत सी नदियाँ जो हैं, वो भी सीज़नल हैं। मतलब जब मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है तो वो बहती हैं, जब मानसून नहीं होता है तो वो सूख जाती हैं। तो मतलब हमारे सामने जो पानी से संबंधित चुनौती है, उसके कई पहलू हैं। मतलब वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमारी जनसँख्या बहुत अधिक है, उसके अलावा भी जो हमारे जो नेचुरल जैसे जो नदी इत्यादि हैं, नदी-नाले, वो भी उसमें से बहुत से सीज़नल प्रकार के हैं, तो वो भी चुनौती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, भाइयों तो अब आगे इसमें थोड़ा देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि भारत के कई बड़े शहरों में पानी की बहुत ही बुरी कमी हाल के सालों में हो चुकी है। ये चेन्नई में 2019 में हुआ था और बेंगलुरु में अभी भी चल रहा है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज, इसने चेन्नई के लगभग 90 लाख लोगों को परेशान किया था 2019 में। ये होते हुए भी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जो मतलब ये पानी की तीव्र कमी है, मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी पानी की कमी है। इसकी वजह से सरकारी और गैर सरकारी बहुत सी संस्थाओं ने कुछ कदम उठाने का प्रयास किया है। तो भारत सरकार ने कई स्कीम और मतलब कार्यक्रम मतलब छेड़े हैं, जिसमें कि जल शक्ति मंत्रालय का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सरकार ने जो है ऐसी तकनीक बनाने पर भी थोड़ा-सा अ, जोर दिया है,
जैसे कि जिसकी सहायता से हम जो बारिश से पानी होता है, रेन वाटर, उसको सहेज कर रख सकें। साथ ही में पानी को जो आम तौर पर सहेज कर ही रख सकें, वाटर कंज़र्वेशन। और साथ ही साथ हमें भारत में एक और चीज़ को ज़रूर पहचानना होगा कि जो हमारा इरिगेशन है, जिस प्रकार से हम खेती के लिए सिंचाई का पानी प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से हमारे देश में हो रहा है। उसके पीछे कारण है इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी। इस सब्सिडी के चलते पंजाब और हरियाणा के अंदर किसानों ने अंधाधुंध ट्यूबवेल के पानी का प्रयोग किया है। अधिकतर ये लोग इस पानी का प्रयोग जीरी लगाने के लिए, कि जो धान होता है, राइस राइस कल्टीवेशन के लिए ये लोग इस प्रकार से ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अंधाधुंध तरीके से करते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यदि वो अपने इस पानी की खपत को, जिस तरह से ट्यूबवेल का पानी वो जीरी या धान में छोड़ते हैं, उसको यदि 1/3 से कम कर दें, जैसे जितना अभी कर रहे हैं उसका सिर्फ 67% के आसपास ही अगर पानी प्रयोग करें, तो भी उनकी उपज को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लगभग उतनी ही यील्ड मिलेगी जितनी अभी पानी का अंधाधुंध प्रयोग करके मिल रही है। तो ये जो अंधाधुंध जो इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड, जो भूमिगत पानी है, उसका स्तर पंजाब में लगभग 18 जिलों के अंदर 2018 1900 लगभग 1980 से शुरू करके 2018 तक, लगभग काफ़ी लंबे अंतराल के अंदर हर साल लगभग या हर दशक में वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गया है। जहाँ पंजाब में एक समय पर 3 से 4 मीटर पर आपको अंडरग्राउंड पानी मिल जाता था, आज उसी पंजाब में 30 मीटर गहरा आपको बोरवेल करना पड़ता है, तब जाकर के आपको पानी प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है दोस्तों। तो अब चलिए थोड़ा-सा हम इसके बारे में बेंगलुरु के जो बिल्कुल हाल की घटना है, उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ से ज्ञान लेते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर 14 मार्च 2024 का एक आर्टिकल है। तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि बैंगलोर में इस समय पिछले 30-40 वर्षों का सबसे भीषण जो है पानी की समस्या चल रही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक अध्ययन ने इसके लिए इस चीज को जिम्मेवार माना है कि इस शहर में जो पानी वाटर स्प्रेड का जो क्षेत्र है, वो 70% कम हो गया है पिछले 30 से 40 साल के अंदर। तो ये ये उसी समय हुआ है जब इस शहर के अंदर 1055% बिल्ट अप एरिया बढ़ गया है, कि भवनों का निर्माण इतनी तेजी से हुआ है कि आज की डेट में 1055% अधिक घर हैं, अधिक इमारतें हैं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं, ढांचे। तो ये सब तेजी से बढ़ गया है, जबकि जो इस शहर की बहुत सी झील इत्यादि होती थी, पानी की जो बहुत सी बॉडीज, वाटर बॉडीज होती थी, वो सब की सब जो है इन सब बिल्डिंगों के पनपने से, कंक्रीट के ढांचों के पनपने से वो कम हो गए हैं। तो देखिए वाटर स्प्रेड का यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इकोलॉजिकल साइंस के केंद्र ने ये कहा है कि वाटर स्प्रेड का जो क्षेत्र है वो 2324 हेक्टेयर से 1973 सन 1973 में 2324 हेक्टेयर तक था। अब 2023 में ये सिर्फ 696 हेक्टेयर रह गया। ये 70% इसमें कमी आ चुकी है। तो इन पिछले 50 वर्षों के दौरान बहुत ही रेकलेस अंधाधुंध कंक्रीटाइजेशन, ये जो कंक्रीट के जो ढांचे बने हैं बहुत ही अंधाधुंध तरीके से बने हैं। और जो बची हुई वाटर बॉडीज हैं, जल के जो जितने भी कुंड इत्यादि हैं, तो 98% उनमें से जो झील हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट हो चुका है। और 90% जो है 90% उसमें अनट्रीटेड सुवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जा रहा है, प्रदूषित जल, या तो घर इत्यादि में जो मल मूत्र इत्यादि का त्याग है वो सब का पानी उसमें जाता है, या फिर जो औद्योगिक इकाइयों से जो प्रदूषित जो उनका वेस्ट होता है वो उसमें जा रहा है। तो ये बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर इस समय ग्राउंड वाटर की। तो इस अध्ययन ने ये भी दिखाया है कि
शहर जो बेंगलुरु शहर है, इसने अपना ग्रीन कवर जो है मतलब पेड़ों का कवर बहुत हद तक खो दिया है। क्योंकि यहाँ पर हवा भी प्रदूषित है और जो तापमान है वो भी तापमान का स्तर भी बढ़ रहा है। तो अब आगे वही कंक्रीट जंगल की ये लोग बात कर रहे हैं कि 1973 में ये सिर्फ़ 8% क्षेत्र में था बैंगलोर के, परंतु अब बैंगलोर शहर का 93% से भी अधिक जो क्षेत्र है, वो कंक्रीट ढाँचों से घिरा हुआ है। तो रिमोट सेंसिंग का जो डाटा है, जो सैटेलाइट से प्राप्त होता है, उससे हमें पता लगता है कि अ, लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 करोड़ जो वृक्ष हैं, वो बेंगलुरु की 95 करोड़ आबादी को इस समय सपोर्ट कर रहा है। यानी कि 7 लोगों के लिए सिर्फ़ 1 पेड़ है, परंतु ये अपर्याप्त है, क्योंकि जो मतलब हमें हर एक व्यक्ति के लिए 540 से लगभग 900 ग्राम तक प्रतिदिन जो है कार्बन के लिए वो चाहिए मतलब ये मतलब ये जो कार्बन को मतलब उस क्लीन अप करने के लिए जो हवा चाहिए, जो मतलब जितने पेड़ चाहिए, ये उसके लिए अपर्याप्त है। मतलब ये उतने को कवर नहीं कर पा रहा है, जो ये हर एक आदमी के लिए 7 आदमी के पीछे 1 पेड़ है, वो इस पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसी मतलब इस मतलब हालत की जो मतलब गंभीरता को का बखान करते हुए कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार जी, उन्होंने कहा कि इस बेंगलुरु शहर में पिछले 30-40 वर्ष का ये सबसे बुरा सूखा है और इसको जो है फिक्स करने के लिए, इससे उबारने के लिए बैंगलोर शहर को बैंगलोर की वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं। जैसे इन्होंने नॉन एसेंशियल मतलब जो गैर ज़रूरत मतलब जो पर्पज़ है उसके लिए जैसे गाड़ी धोने के लिए बिल्डिंग या सड़क की मतलब निर्माण के लिए ऐसी जगहों पर पोर्टेबल पानी नहीं यूज़ होगा। पोर्टेबल पानी क्या जो पीने के लिए जल है। पेयजल का इस्तेमाल ना हो, तो साथ ही में एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी जैसे कि फुव्वारों इत्यादि के लिए भी पेयजल का प्रयोग ना किया जाए। तो साथ ही साथ ये जो लोग मतलब बिना मतलब जो अंधाधुंध तरीके से जो बोरवेल बनाते हैं, जो अपने खुद के ट्यूबवेल खोदते हैं, जैसे हम पीछे हरियाणा, पंजाब के किसानों की बात कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी यहाँ जो भी ऐसा काम मतलब अपने मनमर्जी तरीके से जो बोरवेल खोदेगा, शहर के मतलब सीमा के अंदर, उस उनके विरुद्ध ऐसे लोगों के विरुद्ध भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार से बेंगलुरु इस समय प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से इस संकट से उबरा जाए। चलिए अब पुनः हम उसी आर्टिकल के ऊपर आते हैं जो विकिपीडिया पर हम थोड़े समय पहले देख रहे थे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बढ़ती हुई माँग की वजह से क्योंकि भारत की आबादी तो बढ़ रही है, बहुत से लोग जो है शहरों की तरफ भी जा रहे हैं, तो शहरीकरण और बढ़ती आबादी की वजह से अ, पानी की स्वच्छ पानी की माँग भारत में बढ़ने वाली है और ये 2025 तक ऐसा अनुमान है कि भारत में वाटर स्केर्स हो जाएगा। मतलब ये कम का इसमें काफ़ी कमी मतलब महसूस होने लगेगी भारत की जनसँख्या आबादी को। तो 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि 2030 तक भारत में जितनी पानी की डिमांड होगी उसका उसके आधे की ही आपूर्ति हो पाएगी। तो इतना जो है यहाँ पर मिसमैच होने वाला है मतलब डिमांड और सप्लाई के अंदर। तो अब थोड़ा-सा यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले हिस्से को पढ़ते हैं कि पानी जो है भारत का जो सबसे जो लोकप्रिय काम है मतलब काम धंधा है खेती। भारत के अधिकांश लोग खेती में ही लिप्त हैं। तो उसके लिए पानी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बहुत से किसान भारत में यदि पानी ना मिले तो वो अ, खेती नहीं कर पाएँगे, मतलब फसलों को नहीं उगा पाएँगे। तो 2019 में जो सूखा हुआ था, उसने सर्दियों में जो फसलें होती हैं, उसके साथ-साथ बहुत सी सप्लीमेंट्री क्रॉप्स को भी उसने नुकसान पहुँचाया था।
तो ये जो पानी की कमी है, इसकी वजह से बहुत सारी जो भारत के अंदर खेती योग्य ज़मीन है, वो भी बिल्कुल ही जो है मतलब उसको काम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पानी की इतनी कमी हो चुकी है। और इन मतलब इन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है इस समय, वहाँ पर ऐसे हालात हैं कि बहुत से लोगों ने उस ज़मीन पर खेती करना बंद कर दिया है। तो 2016 का यहाँ यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं, जब लातूर शहर के अंदर बड़ी संख्या में बेरोज़गारी फैल गई थी और इसकी मतलब आधे से अधिक जो वर्कफ़ोर्स है यहाँ लातूर में, वो बेरोज़गार हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर उस समय जो खेती का उद्योग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। शायद उसके पीछे भी सूखे का कारण रहा होगा। तो लोकल जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था और जो खेती का जो क्षेत्र है, वो लगभग पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था और उसमें जो है फिर नागरिकों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था, पर उन्हें प्रदूषित पानी का ही प्रयोग करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर नौकरियों की इतने अवसर नहीं थे, मतलब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बहुत कमी हो गई थी और फिर बहुत से जो नागरिकों को शहर की तरफ बढ़ना पड़ा। तो ये जो है जो पहले ही मतलब भारत में एक बुरा जो ट्रेंड है मतलब शहरीकरण का, ये ऐसे जो मतलब घटनाक्रम हैं, उनसे उस बुरे ट्रेंड को और अधिक जो है, एक तरह से आग में जैसे चिंगारी है, वो उस प्रकार का काम करती है। तो तो देखिए ये मतलब हमें इसमें अवश्य ही बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। फिर ये आगे देखिए फिर कुछ कारण बता रहे हैं कि ये भारत में जो जल की कमी है, ये किस कारण से है। तो सबसे पहले हम इसमें रिवर पॉल्यूशन की बात करेंगे कि नदियों में जो प्रदूषण है। भारत में जो है वाटर मैनेजमेंट प्लान अच्छा नहीं है, मतलब कि जल प्रबंधन की कोई अच्छी योजना नहीं है। तो इसकी वजह से देश की अधिकतर जो नदियाँ हैं, वो या तो सूख गई हैं या फिर प्रदूषित हो चुकी। गंगा जी जो है वो भारत की एक बहुत अति महत्वपूर्ण नदी है और इनको भी बहुत ही मतलब बुरे तरीके से जो है प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से शहरों का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो गंगा जी में जाता है, जबकि गंगा जी हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक हैं भारतवासियों के लिए, परंतु हमारी गंगा जी हमारी माता होते हुए भी एक तरह से हम उसका आदर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यदि हम इनका अच्छे से आदर करेंगे तो इनके अंदर ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो मलमूत्र इत्यादि का जो वेस्ट है, ये गंगा जी में हम नहीं डालेंगे। तो हमें अपनी आदतें अवश्य ही सुधारनी होंगी, साथ ही साथ सरकार को एक संगठित नीति बनानी होगी, जिससे ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे कि हम एक व्यापक तरीके से इस प्रकार के जैसे हम पॉइंट रख रहे हैं कि गंगा जी को हमें आदर देना है, इसलिए हमें उन्हें प्रदूषित नहीं करना है। तो ये सब जो है, इसको एक्शन में लाने के लिए हमें सरकारी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। सरकार के इसमें बड़े पैमाने पर योगदान से के बगैर ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो पॉल्यूशन है जैसे हम बता रहे थे, अधिकतर अनट्रीटेड सीवेज, मतलब जो बहुत ही हमारे पॉपुलेशन से भरे हुए शहर हैं, बहुत मतलब हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत अधिक है। यदि आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे पाश्चात्य देशों से, तो वो लोग हैरानी मान जाते हैं कि भारत में एक छोटा शहर भी जो है वो 5 लाख आबादी का होता है। जबकि पाश्चात्य देशों में बहुत से देशों में जैसे खासकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि में 5 लाख का मतलब बहुत ही बड़ा वो जो है एक तरह से अर्बन सेंटर हो जाएगा। परंतु भारत में छोटे-छोटे शहर भी 5 लाख, 3 लाख इस प्रकार की आबादी लिए हैं, तो भारत में ये बहुत ही ज़्यादा आबादी है। तो ऐसे मतलब शहरों से जो आबादी से भरे हुए हैं, वहाँ से बहुत सा जो मलमूत्र का जो वेस्ट है, वो सीधा गंगा जी या दूसरी नदियों में जो भी आस-पास जा रहे हैं, उनमें चला जाता है। तो फिर गंगा जी में बहुत से लोग नहाते भी हैं, ख़ासकर कि जो हमारे तीज त्योहार रहते हैं। परंतु देखिए वो नहाना ठीक है, आप नहा सकते हैं, परंतु साबुन का प्रयोग ना कीजिए। क्योंकि जब साबुन का आप प्रयोग करते हैं, गंगा जी में नहाते हो, तो उस साबुन से जो है
वो भी जल के लिए अच्छा नहीं है। आप प्रयास कीजिए कि डुबकी लगाइए और डुबकी लगाकर जो है आप उसमें गंगा जी को प्रणाम कीजिए और बाहर निकल जाइए। पर वहाँ साबुन इत्यादि लगा कर के अपना पूरा ये जो है मल जो है अपने शरीर का वहाँ गंगा जी में मत छोड़िए। तो देखिए वो हमारे लिए एक आस्था मतलब वो एक तरह से गंगा माता हैं, तो उनका हमें उसी प्रकार से आदर करना चाहिए। फिर इसमें आगे ये बता रहे हैं कि बहुत बार अधजली जो मृत मृत शरीर होते हैं, अधजले, उनको भी गंगा जी में बहा देते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ और एक योजना बनानी होगी कि कैसे इसके साथ हम डील करें। तो 1984 में ये बोल रहे हैं कि गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन योजना के नाम से एक योजना लॉन्च हुई थी 1984 के अंदर। जिसका ये मतलब उद्देश्य था कि 25 वर्ष के अंदर गंगा नदी को साफ कर देंगे। परंतु आज भी ये नदी जो है काफ़ी प्रदूषित है और इसमें बहुत सा जो है अब ये बोल रहे हैं कि हेवी मेटल भी इसमें पहुँच चुका है और बहुत ही बुरे-बुरे जो केमिकल जिनके कारण कैंसर तक हो सकता है, वो भी इसके अंदर छोड़ा जा रहा है। तो अवश्य हमें जो है बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे भी गंगा जी को साफ करना होगा दोस्तों। तो इसमें नागरिकों की तरफ से भी जागरूकता चाहिए। सरकार की तरफ से तो हम चाहते ही हैं कि बहुत ही ठोस एक रणनीति बनाई जाए। सरकार बहुत अच्छा बजट इसके लिए आवंटित करे, परंतु साथ में ही हम आम जनता से भी गुहार करते हैं कि हमें भी जागरूक रहना है, हमें भी गंगा माता का आदर करना है, उसी प्रकार से उनके साथ हमें अ, व्यवहार करना है, जैसे कि हम आस्था के अनुसार जैसे वो हमारी माता है, तो उसी प्रकार से हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो कुछ भी जो है कूड़ा-करकट ना फेंकिए, जहाँ तक हो सके अपने सीवरेज सिस्टम के लिए अपने जो आपके जो नगर हैं, खुद आप जहाँ रह रहे हैं, जिन शहरों में, वहाँ पर अपने म्युनिसिपैलिटी इत्यादि से बात कीजिए, कुछ ठोस उसके लिए एक व्यवस्था बनाइए कि सीवरेज का क्या किया जाए। उसको नदी में ना जाने दीजिए। चाहे वो गंगा जी हो, यमुना हो या कोई और नदी आपके शहर से अगर बह रही है, नदी में ना छोड़िए, उसके लिए आप अलग योजना बनाइए। तो योजनाबद्ध तरीके से जब आप काम करेंगे, तो हम ये जो रिवर पॉल्यूशन का यहाँ पर मसला ये बता रहे हैं, जिसकी वजह से जल संकट और बुरा हो जाता है, उससे हम बच पाएँगे दोस्तों। तो ये जो मतलब समस्या हमारी है इस समय, सिर्फ़ सरकार के करने से नहीं होगा, हमें भी जागरूक रहना है, हमें भी जो है अपनी कमर कसनी होगी, हम अपनी आदतों में सुधार करें। हम अपने शहर को थोड़ा-सा ध्यान से परखें कि वहाँ क्या चल रहा है, किस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सब ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद हम अपनी म्युनिसिपैलिटी में जाएँ, एक दल बना कर के, उनसे गुहार करें कि हमें नदी की बजाय कोई और प्लान चाहिए कि हमारा जो वेस्ट है, वो लैंडफ़िल में या जैसे भी मतलब उसका कुछ और अच्छा प्रयोग हो सके, परंतु नदी में नहीं जाना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है ये ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन और इरिगेशन जैसा हम पहले भी बता रहे थे दोस्तों पंजाब हरियाणा में जो है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के चलते बिजली में जो सब्सिडी प्राप्त होती है किसानों ने जो है अंधाधुंध जो है बोरवेल वाटर का प्रयोग किया है खासकर जीरी या धान के उगाने में उससे देखिए कितना नुकसान हुआ है तो यहाँ पर अभी ये बता रहे हैं कि भारत इस समय जो है भूमिगत जल का सबसे बड़ा जो है ये यूजर है देखिए हम 251 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है जल 2010 में हमने निकाला था इतना 251 बिलियन क्यूबिक मीटर तो यही आंकड़ा जो है अमेरिका के लिए 112 बिलियन क्यूबिक मीटर था तो हमने अमेरिका से भी लगभग डबल के भी आंकड़े को पार किया हुआ है साथ में ही हमने कुछ और सोर्सेज में देखा कि हमारा जो एक्चुअल में ये जो एक्सप्लॉइटेशन है 251 बिलियन क्यूबिक मीटर ये अगर हम चीन और यूएस चीन भी देखिए बहुत ही चीन में भी बहुत बड़ी आबादी है लगभग भारत के बराबर ही है चीन और अमेरिका दोनों का ही अगर मिला दिया जाए एक्सप्लोटेशन अंडरग्राउंड वाटर का भारत का ये जो 251 बिलियन क्यूबिक मीटर का आंकड़ा है ये उससे अधिक है तो अवश्य इसमें कुछ हमारी आदतें हैं जो हमारा नुकसान कर रही हैं सीधी सीधी बात है
क्योंकि देखिए चीन में भी लगभग उतने ही लोग, परंतु फिर भी वो लोग इतना अंडरग्राउंड वाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमें अपनी आदतों को सुधारना ही होगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट जून 2018 में आई थी, उसके अनुसार 21 बड़े भारतीय शहर हैं, जिसमें कि नई दिल्ली भी है, जो भारत की राजधानी है। ये इन सब में जो ग्राउंड वाटर है, वो खत्म हो सकता है। इन्होंने 2020 का टाइमलाइन दिया था कि 2020 तक भी ऐसा हो सकता है और उसके बाद से मतलब ये 2018 में ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से कई शहरों में जैसे कि बैंगलोर जो अब जहाँ पर अभी भी संकट चल रहा है, चेन्नई और नई दिल्ली, कई शहरों में इसके बुरे परिणाम सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में इस समय जहाँ तक हमने सुना है इतनी बुरी हालत है कि बहुत सी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को ये बोल रहे हैं कि आप अपने गाँव या शहर चले जाइए, जहाँ से भी आप आए हैं, बैंगलोर में मत रहिए। तो इतनी बुरी हालत है दोस्तों, तो इसके लिए हमें अवश्य ही अ, कुछ ना कुछ ठोस रणनीति की आवश्यकता है। एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ़ मतलब इक्का-दुक्के जगह पर एक्शन से नहीं होगा, हमें पूरे राष्ट्र में ही एक बहुत ही ठोस रणनीति की आवश्यकता है। फिर ये देखिए इसमें अगला पॉइंट ये रख रहे हैं वेस्टेज ऑफ वाटर। तो जो भारत का जो केंद्रीय जल कमीशन है, जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग, इसके अनुसार हालाँकि भारत में कुछ बारिश की कमी हुई है, परंतु फिर भी देश में जो है पर्याप्त जो है बारिश होती है। मतलब जितनी जलवृष्टि देश में हो रही है, वो लगभग 1 बिलियन से भी अधिक लोगों की जो ज़रूरतें हैं जल से संबंधित, उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। परंतु भारत जो है अपनी जो वार्षिक जो जलवृष्टि है, उसमें सिर्फ़ 8% को ही कैच कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो मतलब जलवृष्टि से जो जल प्राप्त होता है, उसको जो हार्वेस्ट करने की जो हमारी आदतें हैं, वो खराब है। हम नहीं करते हैं। मतलब अधिकतर लोग जो है, इसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं रेन वाटर को। और ये रैपिड अर्बनाइज़ेशन वही हम जो थोड़ी देर पहले एक और नेगेटिव ट्रेंड की बात कर रहे थे कि बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। उसकी वजह से बहुत से जो जोहड़ थे, जोहड़ अगर यदि अभी अभी भी आप हरियाणा में जैसे जाएँगे, तो बहुत से गाँव में जोहड़ होते हैं। उन जोड़ों में जो है पानी नेचुरली जो है जमा हो जाता है। तो ये जो जोहड़ इत्यादि थे, जिनमें कि पानी को कैप्चर किया जाता था, ये भी जो है अब खराब हो गए हैं क्योंकि अर्बनाइज़ेशन बढ़ गया है। तो ग्रामों में पहले ये सब आदतें होती थी, अच्छी आदतें, परंतु जैसे-जैसे शहरीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम बहुत से जो अपने इंटेलिजेंट जो हमारे सभ्यता में जो बहुत ही इंटेलिजेंट जो फीचर्स थे, उनको हम भूल रहे हैं। शहरीकरण की होड़ में हम अपने जो मतलब मौलिक जो हमारे बिल्कुल मूलभूत मतलब हमारी जो खुद की सभ्यता के अंदर जो इंटेलिजेंट फीचर्स थे, उन सबको हम भूल रहे हैं। पाश्चात्यकरण में हम इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम अंधाधुंध जो भी पश्चिम कर रहा है, वो करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारे जो खुद की सभ्यता और संस्कृति में बहुत से अच्छे पहलू थे, उसको हम पूरी तरह से आज की डेट में भुला रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। तो फिर ये बता रहे हैं कि भारत में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी जो है अच्छे से नहीं हो रहा है। मतलब जो उसको वेस्ट वाटर जो मतलब पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको फिर या वेस्ट का पानी मतलब मल इत्यादि का पानी जो है उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है ताकि उसका फिर से पुनर्उपयोग हो सके। वो नहीं हो रहा है भारत में, अच्छे से नहीं हो रहा है कम से तो लगभग 80% जो घरेलू जो वेस्ट वाटर है वो ड्रेन आउट कर दिया जाता है और वो फिर वाटर मतलब यही जल जल के जो मतलब हमारे कुंड हैं या वाटर बॉडीज हैं उनमें चला जाता है जिससे कि और फिर वो अंततः जो है बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में ही जा करके ड्रेन होता है तो ये एक तरह से वेस्टेज है दोस्तों मतलब इसको यदि हम इसका ट्रीटमेंट करके अगर इसका पुनर्उपयोग कर सकें वो बेहतर होगा इससे अच्छा कि ये बंगाल की खाड़ी में या अरब सी में जा रहा है वो गलत है मतलब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है इस समय तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके अनुमान के अनुसार देश में 72,368 मिलियन लीटर सीवेज की रोज जनरेशन होती है
और 31,841 मिलियन लीटर जो है इसमें पर डे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, जिसमें से कि सिर्फ 20,235 मतलब मिलियन लीटर जो इसमें से 72,368 में से, यानी कि सिर्फ 28% जो है उसका प्रयोग किया गया। यानी कि हम इससे भी अधिक मतलब जो वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो पुनर्उपयोग में लाया जा सके। तो बाकी सारा पानी जो है वो अ, वातावरण में ही रिलीज़ कर दिया जाता है, जहाँ पर कि फिर वो प्रदूषण फैलाता है, बीमारियाँ फैलाता है और साथ में ही जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ़ है, जंगली जीव-जंतु हैं, उनको भी ये नुकसान पहुँचाता है। तो इसके बहुत से नुकसान हैं। मतलब अवश्य ही हमें जो है भारत में अपनी आदतें सुधारनी होंगी दोस्तों, और साथ में आदतों के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा ये अवेयरनेस जागरूकता चाहिए। हम बहुत बार सिर्फ़ अपने घर पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर गंदा है, यहाँ पर साफ़ है। परंतु हम अपने घर से थोड़ा बाहर जाकर के पूरे जो मोहल्ले की सफाई या फिर एक तरह से सिस्टम जो है, मतलब जो ये जो पूरा तंत्र है कि भई ये वाटर मैनेजमेंट का तंत्र क्या है, जल प्रबंधन, ये वेस्ट वाटर का होता क्या है, वो सब हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आम आदमी भी जो है, यदि जागरूक रहे, यदि हमारे अंदर एक कलेक्टिव स्तर पर, एक सामूहिक स्तर पर एक अवेयरनेस का लेवल आ जाए, बढ़ जाए, तो इसमें से बहुत सी समस्या जो है दूर हो सकती है। क्योंकि जब हम सामूहिक तौर पर एक तरह से जागरूक हो जाएँगे, तो हम मिल कर के जो है, हम अपनी सरकार पर, अपनी म्युनिसिपैलिटी इत्यादि पर दबाव बना सकते हैं, कि वो ऐसी समस्याओं का जो है, कुछ ना कुछ समाधान जल्दी से जल्दी निकाले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वैसे हमारे पास ये वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट थी, जिसमें से हम कुछ जो इन्होंने योजनाएँ शुरू की हैं, वो भी हम उसके ऊपर चर्चा करना भी चाह रहे थे। परंतु ये आप खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसके साथ ही आपसे आज के लिए हम विदा माँगते हैं। मतलब आज के लिए बहुत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि आपने इसमें से कुछ सीखा है, या फिर यदि आपको लगता है कि या अब आप ज़्यादा जागरूक रहने वाले हैं मतलब वेस्ट वाटर इत्यादि के प्रति, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा। यदि आपके और भी कुछ सजेशन हैं, सलाह-मशवरा हैं, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों।